राम राम, नमस्कार। कैसे हैं? एकदम बढ़िया। ये देखिए, वीकेंड का समय है और वीकेंड के समय में इंसान आराम करता है चैन से, है। लेकिन अगर उसमें गाने का तड़का लग जाए तो वो वीकेंड एकदम सुपर डुपर हिट होता है कि नहीं होता है। तो जय के मारे आज हम अनविशा को ले आए हैं, सोचे हैं कि भैया आपका भी वीकेंड एकदम सुपर डुपर हिट बना दे। तो पहले स्वागत करेंगे अनविशा का, सादर बिटिया में। हेलो मीनू मौसी, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। हम तो बढ़िया हैं। आप कैसी हैं ये बताइए। नवरात्रि चल रहे हैं और गुड न्यूज दे रही हैं अपने फैंस को, अपने सुरों बिल्कुल। का। नवरात्रि के टाइम पे हम सभी म्यूजिशियंस के लिए बहुत ही एक अलग एक एक्साइटमेंट वाला माहौल रहता है, क्योंकि हम बहुत ट्रैवल करते हैं, ढेर सारे शोज रहते हैं, तो अपने ऑडियंसेस के साथ आमने सामने हमें इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। सो उसका अनुभव एकदम अलग है। तो इस बार कहाँ हैं आप और कहाँ अपने फैंस को दर्शन दे रही हैं? कल मैंने परफॉर्म किया बॉम्बे में कंट्री क्लब में। आज सुबह की फ्लाइट से मैं बैंगलोर पहुंची हूँ, आप पहुंची हूँ आज। बैंगलोर में शो है, और कल बैंगलोर के एक दूसरा सम इन सम अदर लोकेशन, मतलब बैंगलोर के दो अलग अलग दुर्गा पूजा में मैं गा रही हूँ। उसके बाद वाले दिन मैं वापस मुंबई आ जाऊंगी। अरे वाह। अच्छा, वैसे एक हमारा प्रश्न था। देखिए, हम सिंगरों को देखते तो हैं कि भैया मंच पे गाते हैं। सभी को ऐसा लगता है कि मतलब इनको क्या है, इनको तो गाना आता ही है, गाना पता ही है। तो प्रैक्टिस और रियाज की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये बताइए, मंच पर लाइव परफॉर्मेंस देना बड़ी बात होती है। तो ये जो नवरात्रे होते हैं, जो आप मंच पे जा जाके गाना गा रही हैं, इसकी भी तैयारी करनी पड़ती है या आप पहले से ही ट्रेंड हैं? नहीं नहीं, तैयारी तो हर चीज के लिए ही लगती है। विदाउट प्रेपरेशन कोई भी चीज आप करोगे तो वो दिख जाती है, और प्रेपरेशन के साथ अगर आप करोगे तो वो भी दिखती है। तो ऑडियंस बेवकूफ बिल्कुल। नहीं है, तो प्रेपरेशन के साथ जाना ऑलवेज इज अ गुड थिंग। और बिल्कुल ऐसे शोज के लिए, क्योंकि सेलिब्रेशन का माहौल है, हर एक इंसान चाहता है कि हम इंजॉय करें। तो मैं कोशिश करती हूँ कि हर तरह के गाने हो, एक मिक्स्ड प्लेलिस्ट हो, जिसमें मेरे अपने गाने भी मैं गाती हूँ। कभी कभार एक रेट्रो सेक्शन भी करती हूँ, जिसमें कुछ पुराने जमाने के लोग आते हैं, तो उनको अच्छा लगता है कि उस टाइम का, अगर उस गोल्डन ईरा का गाना हम गाए तो उनके लिए ज्यादा रिलेटेबल होता है। और कुछ यंगस्टर्स आते हैं जिनको मस्ती करनी होती है, नाचना होता है। सो देयर इज ऑल्सो अ सेगमेंट फॉर सच ऑडियंसेस। तो इस तरह से हम प्लान करते हैं। अरे वाह। अच्छा, लेकिन तैयारी तो कर ली, लेकिन इतने गर्मी के मौसम में खड़े होकर मंच पर लगातार नॉन स्टॉप गाना गाना आसान टास्क नहीं है। तो ये बताइए, वो गले को रियाज देने के साथ साथ क्या क्या कसरत करवाती है? कैसे, देखिए, नॉन स्टॉप गाना गाना पड़ता है, प्यास तो लगती होगी मंच पर। हाँ, ऑफ कोर्स उसके लिए एक्चुअली मतलब ये जो तैयारियां हैं, ये आप सडनली नहीं कर सकते उठ के कि आज मन किया हम तैयार होके आज कल शो कर दिया। ये डेली लाइफस्टाइल का हिस्सा होना चाहिए, आपका प्रैक्टिस, आपकी रियाज। तो अगर रियाज में हो तो आपकी वॉइस शेप में रहती है। जैसे मैं अगर आवाज की बात करूँ तो अ, जैसे हम शरीर के लिए एक्सरसाइज करते हैं, एक्सटर्नली और इंटरनली खुद को स्वस्थ रखने के लिए, वैसे ही गले को ठीक रखने के लिए हम रियाज करते हैं। जो जिस तरह का खाना सूट नहीं होता उस तरह का खाना अवॉइड करते हैं, ताकि इन द लॉन्ग रन काफी सालों तक हम गा सके। तो इस तरह की चीजें डेली लाइफ में अगर आप करते जाते हो, यू यू काइंड ऑफ लीड अ बैलेंस्ड लाइफ स्टाइल। सो इवेंचुअली जब आपको ऐसा सिचुएशन आपकी लाइफ में आता है, तो आप उसको आसानी से फिर फेस कर सकते हैं, सडनली आपको तैयारी नहीं करनी पड़ती। बिल्कुल। देखिए, अब तैयारी तो पहले से ही हो रखी है और रियाज भी आप रोज करती हैं। तो मतलब आज हम आपको एक टास्क दे सकते हैं हमारे इस लाइव सेशन में गाना गाने का। तो देखिए, एक गाना आपकी आवाज में यहाँ पर भी हो जाए। अरे अब बेंगलोर बिल्कुल। तो नहीं आ सकते। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो ऑनलाइन जुड़े हैं आपके साथ। जी। ओके। ओ सीता, तेरा रहूंगा वादा है, इश्क मुझे थोड़ा नहीं है ज्यादा है। आओ थम जरा हाथ मेरा, लेके चल तुम्हें हम सफर, दोनों रहे जहां साथ मिलके, ढूंढे तेरा मेरा वो शहर। तेरा जहां मेरा जहां, अब एक है नहीं जुदा होगा। ओ रामा, तुझे ही रब माना है, जन्मों जन्म तुझे ही मैंने पाना है। चेहरा तेरा मेरे सामने हो, मुझसे बोले मेरी ये नजर, दुनिया देखे मुझे सारी तुझ में, तेरा होना
जो असर, मैं हूँ तेरी तो है मेरा, सदियों तक यही लिखा होगा। ओ सीता, तेरा रहूंगा वादा है। ओ रामा, तुझे ही रब माना है। देखिए आप गाना वहां गा रही हैं, रोंगटे हमारे यहाँ खड़े हो रहे हैं। मतलब ये जो आवाज और गाना है, एकदम दिमाग से होते हुए दिल के अंदर जाके एकदम घुस जाता है। अच्छा एक चीज और थैंक जानना यू। चाहेंगे, आपकी आवाज में किसी ने बोला है कि मतलब ये जो आवाज है वो आज के जमाने की नहीं है, आज के ये वो आवाज है जो उन दिनों में लोग सुना करते थे और आज तक वो आवाज भूल नहीं पाए हैं? कभी किसी ने कहा है आपसे? हाँ, ये एक्चुअली बहुतों ने कहा है, क्योंकि हम उस टाइम पे जिस तरह की मेन स्ट्रीम आवाजें सुनते थे, और जी। जिस तरह की आवाजें उस टाइम पे ट्रेंडिंग थी। हालांकि ट्रेंडिंग हम्म। वर्ड तो हम आज की डेट में यूज करते हैं, लेकिन उस इरा में हम हमारी आदत थी कि हम इस तरह की मेन स्ट्रीम आवाजों को सुने, और ऐसी आवाजों को बिल्कुल। ज्यादा उस टाइम पे इतना वेरिएशन नहीं था। टुडे इट्स लाइक अ प्लेटर ऑफ डिफरेंट वॉइसेस, अलग अलग टेक्सचर्स को भी मौका मिलता है गाने का। लेकिन फिर भी आई थिंक जब लोग आके कहते हैं कि आपकी आवाज टाइमलेस है, वो एक क्वालिटी है आपकी आवाज में, गोल्डन ईरा वाली बात है, तो बड़ी खुशी हम्म। होती है, अच्छा लगता है। अच्छा जब गोल्डन एरा की बात ही हो रही है तो देखिए गोल्डन एरा के गाने भी इतने सुपर डुपर हिट रहे हैं कि वो आज के दौर में रिप्राइज होकर आ रहे हैं। सही कही कि नहीं? एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो ऐसा कौन सा गाना होगा जो आप भी चाहेंगी कि आप अपनी आवाज में फिर से एक बार वो जादू चलाना चाहें इसी गाने का? हालांकि उन सिंगरों को हम मात नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी ऑफ कोर्स। आवाज तो आवाज है। बिल्कुल। मैंने एक्चुअली अच्छा। बतौर कंपोजर 2 बंगाली फिल्में की है। उनमें गाने लिखे भी मैंने हैं, और इस साल एक्चुअली मेरा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलीज था। मैंने मराठी इंडस्ट्री में एज अ म्यूजिक कंपोजर अपनी पहली फिल्म की, जिसके मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। इसके निर्देशक जो थे वो खुद कनाडा में कुछ फिल्में कर चुके हैं, उनकी भी वो पहली मराठी फिल्म थी, नरेंद्र बाबू सर। तो बाबू सर ने मुझे अप्रोच किया था उस फिल्म के लिए। सो एज अ कंपोजर मैं सिर्फ फिल्मों में नहीं, मेरी जर्नी एक्चुअली एज अ कंपोजर मैंने बहुत कैजुअली शुरू की थी, कि जो प्लेबैक्स कर रही हूँ उसके साथ साथ पैरेलली एक अपना यूट्यूब चैनल खोल के वहां जब मेरा मन करेगा, मैंने खुद अपने गाने बना के अपनी कंपोजिशंस वहां पे डालती गई। और पता नहीं कब उसका भी एक ऑडियंस बनता गया, और कुछ लोग ऐसे भी हो गए अब मेरे ऑडियंसेस में, उसका एक सेक्शन बन गया जिनको इंतजार रहता है कि मैं कब अपने गाने लिखूंगी, या अरे वाह। अपनी कंपोजिशंस रिलीज करूंगी। सो अच्छा लगता है कि दिस इज अ न्यू साइड टू मी। बिल्कुल। और देखिए गाने में है ना, और सुर जो होते हैं और जो गाने होते हैं उनमें हमें लगता है कि भाषाओं का जो है ना बंदिश नहीं रहा है। बस गाने होने चाहिए, गाने के सुर अपने आप दिल तक पहुंच जाते हैं, मीनिंग भी दिल समझ जाता है कि अच्छा ये गाना ऐसा ऐसा कहना चाहता है। सही कही कि नहीं कही? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। आई थिंक मेलोडी और जो आपने कहा, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ आपके साथ। क्योंकि साउथ के भी बहुत से मतलब चारों लैंग्वेजेस में मैं नियमित रूप से प्लेबैक करती हूँ। तो वहाँ ना मेलोडी जो होती है, मेलोडी हमें गाइड करती है, क्योंकि वर्ड टू वर्ड तो समझ में नहीं आता है, लेकिन फिर भी हम गाते हैं। बिल्कुल। लेकिन बॉम्बे के कई ऐसे सिंगर्स हैं जो वहाँ अलग अलग भाषाओं में प्लेबैक्स करते हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ। तो साउथ इंडियन लैंग्वेजेस स्पेशली, क्योंकि नॉर्थ इंडियन भाषा फिर भी समझ में आ जाती है, लेकिन साउथ इंडियन बिल्कुल। लैंग्वेजेस पकड़ में नहीं आती। सो कुछ कुछ वर्ड्स की मीनिंग गाते गाते पता चल जाता है, जो बार बार यूज होता है। लेकिन पूरी तरह से मुकम्मल तरीके से हमें समझ नहीं आता है कि गाना, और एक बेसिक जो गाने का इमोशन है, वो मेलोडी से हमें पता चलता है कि गाने का जो कॉम्पोजिशन है, जो धुन है, और कंपोजर भी हमें गाइड कर देता है, और गाने के धुन से हमें पता चलता है कि गाना क्या कहना चाह रहा है। सो आई थिंक ईच मेलोडी कैरीज अ सर्टेन इमोशन। सो मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे। अच्छा एक और चीज, गाने की कंपोजिशन की बात करें तो देखिए गाना लिखने में ना शांति माहौल चाहिए रहता है। मन में जो हलचलें चलती हैं वही कलम के तौर पर उभर के आती हैं कागज पर। तो आपसे जानना चाहेंगे जब आप गाना लिखती हैं तो किसको याद करती हैं या किसको सोचती हैं विचारती हैं तब वो पन्ने पर उतर के आता है सोच? एक्चुअली अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीजें आपको इंस्पायर करके चली जाती है। सो इस तरह से पिन पॉइंट करना मुश्किल है। हो सकता है कोई खास इंसान हो आपकी लाइफ में, हो सकता है वो आपके माता पिता हो सकता है
आपकी लाइफ की कोई पर्टिकुलर सिचुएशन ऐसी रही हो जिसने आपको उस टाइम पे हो सकता है कि बहुत पेन दिया हो, और बाद में वो आपके क्रिएशन में आ जाता है। और हो सकता है किसी सिचुएशन ने आपको बड़ी खुशी दी हो, तो वो आपकी आपकी फीलिंग्स आपके उसमें, आपकी क्रिएशन में, आपकी आप जो सृष्टि करते हैं उसमें आ जाते हैं। सो इट्स बेसिकली डिफरेंट साइड्स टू यू दैट कम कम आउट इन योर क्रिएशन, अगर आप ओरिजिनल बना रहे हैं तो, अगर आप कॉपी नहीं कर रहे हैं तो। अच्छा, एक गाना बनाने में मतलब कितना समय लगता है? क्या एकदम पल भर में चुटकियों में हो जाता है या उसको समय देना पड़ता है लंबा? कभी कभार पल भर में हो जाता है, और वो एक्चुअली हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम बस मीडियम है, ऐसा मुझे लगता है। जब कोई अच्छी यूनिक चीज आनी होती है, यूनिक सा आइडिया आना होता है, तो हमको वो मीडियम बना के वो आ जाती है। वी इट जस्ट फाइंड्स एक्सप्रेशन थ्रू अस। सो कभी कभार साइलेंस में बैठ के इंतजार भी करना पड़ता है, कभी कभार पल भर में हो जाता है, कभी कभार अ, गाने का एक पार्ट आता है कब में, क्योंकि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, गाने का एक पार्ट आया है, बाद में मैंने पूरे गाने को उसके साथ जोड़ के डेवलप किया है, ऐसा भी हो जाता है। और कभी कभार पूरा गाना एक साथ आ गया, ऐसा भी होगा हुआ है। अरे वाह! अच्छा, एक चीज और जानना चाहेंगे। आप घूमने निकली हैं, टहल रही हैं, इंजॉयमेंट कर रही हैं, हॉलीडे पर हैं, और अचानक गाने की चार पांच लाइनें दिमाग में आ गई, आपने सोची कि अरे ये गाना बन सकता है, और आपने फटाफट, कहते हैं हम नोट डाउन कर लेते हैं, चीजें भूल जाते हैं ना, तो हम नोट डाउन कर लेते बिल्कुल। हैं, तो आप उसमें क्या करती हैं? क्या किताब और कलम अपने साथ लेके घूमती हैं, या फिर कोई और तरीका आजमाती हैं उस चीज को याद रखने के लिए? लेकिन आज के डेट में हम डिजिटल इरा में है, तो इसके लिए हालांकि मैं पसंद करती हूँ किताब और कलम लेके घूमना, लेकिन मैं फोन में टाइप कर लेती हूँ। और कोई यूनिक सी धुन आ गई तो मैं कोशिश करती हूँ उस मेलोडी को रिकॉर्ड कर लूँ तुरंत, फोन में स्टोर कर लूँ। बाद में अगर मैं उसको बनाने बनाने की सोचती हूँ, फिर उसको अरेंज किया जाता है, प्रोड्यूस करने के लायक बनाया जाता है। लेकिन स्टोर कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो एक मोमेंट होता है, वो उस पे आपका कोई हक नहीं है एक्चुअली। सो यू आर जस्ट अ मीडियम, जैसा मैंने कहा। सो वो अगर हम स्टोर नहीं करेंगे उस मोमेंट पे, तो वो मोमेंट भी निकल जाएगा और वो चीज भी निकल जाती है। अच्छा, तो कोई एक ऐसी सिचुएशन बताइए जब आपके दिमाग में गाना आया हो और आपने फटाफट उसको कहीं ना कहीं उतारा हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो कॉपी किताब हो। एक ऐसा एक्चुअली सिचुएशन। जब मुझे घूमने का बड़ा शौक है, तो मैं पहाड़ों में जाती रहती हूँ, जब फ्री टाइम मिलता है जंगलों में जाती रहती हूँ। सोलो ट्रिप्स भी मैंने किए हैं, बहुत सारे नहीं लेकिन कुछ किए हैं। तो ऐसे ट्रिप्स में जब फ्री टाइम रहता है ना, साइलेंस रहता है बहुत सारा, तो अच्छे गाने बनते हैं, ऐसा मैंने देखा है, मेरा अनुभव है ये। तो मेरी मेरे वेकेशंस की अगर मैं बात करूं, सो माय वेकेशंस हैव बीन वेरी काइंड टू मी। सो क्योंकि मेरे वेकेशंस में कुछ अच्छे गाने बने हैं अब तक। तो मतलब अब कब वेकेशन पर जा रही हैं ये बताइए, कैसे जब वेकेशन पर जाएंगे तो एक और अच्छा गाना निकल कर आएगा। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन हो भी सकता है। बहुत बिल्कुल जल्द बिल्कुल। होपफुली। तो देखते हैं, फिलहाल तो सीजन है, बिल्कुल। नवरात्रि है फिलहाल, शोज है, अभी वेकेशन का कोई वक्त नहीं है। लेकिन जैसे ही वक्त मिलेगा बिल्कुल। विंटर्स में, मैं कोशिश करूंगी कहीं जाने की। अच्छा देखिए, इस नवरात्रि में तो आप हर जगह पर धूम मचा रहे हैं, अपनी आवाज से सब पर जादू चला रही हैं, लेकिन अ, दर्शक जो हमारे हैं वो मतलब पहुंच नहीं पाएंगे बेंगलोर। तो कोई एक नया प्रोजेक्ट है जो आपका आने वाला हो और दर्शक उससे खुश हो जाएं, ये खबर से ही? बिल्कुल, नए प्रोजेक्ट्स में से जैसे हिंदी में टोनी कक्कर के साथ कुछ कोलैबोरेशंस किए हैं मैंने रिसेंटली। इस साल मेरा ड्रीम कम ट्रू था, अजय अतुल सर के साथ मैंने काम किया। मुझे पहली अरे बार वाह! मौका मिला, क्योंकि बहुत सालों से मैं उनकी म्यूजिक की फैन रही हूँ। और बड़ा अच्छा लगा उनके साथ काम करके। तो वो एक ड्रीम कम ट्रू जैसा मोमेंट था अजय अतुल सर के साथ। एंड आई होप टू, आई एम इन टच विद हिम, आई होप टू सिंग मोर फॉर हिम इन फ्यूचर। सो अजय सर के साथ बात होती रहती है बीच बीच में। जावेद मोहसिन के साथ कुछ काम किए हैं मैंने इस बीच में, हिंदी में। अरे और एक नास्तिक करके एक हिंदी फिल्म में मैंने गाना गाया है, जो गाया हुआ है, मतलब रिलीज इस अपकमिंग में है। पता नहीं वो फिल्म कब आने वाह! वाली है उसका नहीं पता, लेकिन हर्षित सक्सेना का म्यूजिक है और गाना बड़ा अच्छा है, सेमी क्लासिकल सॉन्ग है। अर्जुन रामपाल उसमें मेन किरदार निभा रहे हैं, और फिल्म थोड़ी सी अलग किस्म की स्टोरी पे बेस्ड है। सो होपफुली जब फिल्म आएगी मैं देखने भी जाऊंगी। सो हिंदी में ये सारी लाइनअप्स है। और रीजनल में तेलुगु में कुछ अच्छी बड़े गाने आ रहे हैं मेरे।
सिद्धार्थ रॉय अरे करके एक वाह। मूवी आ रही है, अला निन्नू चेरी करके एक मूवी आ रही है, जिसमें चंद्र बोस जी, जिन्होंने जिनको ऑस्कर मिला था नाटू नाटू के लिए, उनका ओके। लिखा हुआ गाना मैंने गाया। सुभाष आनंद का म्यूजिक है। और तेलुगु में कुछ नॉन फिल्म गाने भी मैं गा रही हूँ फॉर कमलाकर सर। और मेरी जो मातृभाषा है बंगाली, बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में भी काफी सारी फिल्मों के गाने लाइंड अप है। और प्लेबैक्स के अलावा भी कभी कभार मैं जो अपने गाने बनाती हूँ अपने चैनल के लिए, सो ऐसी कुछ रिलीजेस भी बीच बीच में है। अच्छा, मतलब अभी है ना बहुत अच्छा खासा गुड न्यूज मिल रहा है दर्शकों को, तो टेंशन नहीं है। भाई माता रानी की कृपा आप पर यूं ही बरकरार रहे, और आप इसी तरह अपने सुरों का जादू सभी पर चलाते रहें, हमारी तो यही बहुत बहुत मनोकामना है। धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मुलाकात करेंगे नए गाने और नए रिलीज के साथ। एब्सोल्युटली। और बाकी दर्शकों से हम टाटा बाय बाय कहे दे रहे हैं, लेकिन सास बहू और बेटियां का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कैसे देखिए, खबरों के लिए तो सास और बेटियां सबसे पहले आपको न्यूज देती है। अभी जा रहे हैं, बहुत सारा काम पड़ा है, कल फिर मुलाकात करेंगे। बाय।